हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो उसका अपने आज जो करने जा रहे हैं वो पार्ट नंबर 11 है। 11 नंबर पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम कंबाइन जो मैं करवाता हूँ। ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग से ही कंबाइन चल रहा है। और अगर आपने इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से इस चैप्टर की आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं, वो टॉपिक हैं, वो सारे आप देख सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी यानी कि जिस मैथमेटिकल वाला चैप्टर है इसमें डेरिवेशन काफ़ी हैं, तो इस कारण मैं कंबाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, आज का जो देखो इसमें अपना टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है यहाँ पर बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक। दो यहाँ पर अलग अलग राशियाँ हैं। पहला है बैंड चौड़ाई बैंड विड्थ, और दूसरा है विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। अब पहले बैंड चौड़ाई पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही टॉपिक हैं। तो बैंड चौड़ाई पढ़ेंगे। तो आपने अगर इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने यहाँ पर आपको करवाया था अर्ध शक्ति आवर्तियाँ या बिंदु, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज और पॉइंट्स। ठीक है, तो वहाँ पर अपने को दो ऐसी फ्रिक्वेंसीज या आवर्तियाँ मिली थी जहाँ पर अपने क्या होता है कि उन फ्रिक्वेंसी या आवर्तियों पर जो करंट की वैल्यू है, सॉरी जो पावर की वैल्यू है, वो मैक्सिमम पावर की हाफ रह जाती है। जो पावर है यानी शक्ति है, वो शक्ति जो क्षय होता है परिपथ में, शक्ति क्षय या पावर लॉस होता है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने को दो आवर्तियाँ मिली थी, F1 और F2 आवर्ती। ठीक है, तो अब उसी से ही ये बैंड चौड़ाई है ये परिभाषित होगी कि कल जो अपने को दो आवर्तियाँ मिली थी जिनको अपने अर्ध शक्ति आवर्तियाँ कहा था, तो जो बैंड चौड़ाई होती है इसको अपने डेल्टा एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा स्मॉल एफ से। और ये डेल्टा जो स्मॉल एफ होता है ये F2 माइनस F1 के इक्वल होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि दोनों अर्ध शक्ति आवर्तियों का या दोनों हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज का अंतर या डिफरेंस को अपने क्या बोल देते हैं? बैंड चौड़ाई या बैंड विड्थ। ठीक है, तो मेन ये क्या होता है कि जो अपने ग्राफ बनाया था कल, ऐसा ग्राफ आया था ना अपने पास, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसीज आई थी, ये F1 थी और ये F2 थी। तो इन दोनों का जब अपने डिफरेंस निकालेंगे तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये दोनों की बीच की जो विड्थ है उसको अपने क्या बोल देते हैं? बैंड विड्थ या बैंड चौड़ाई, दोनों के बीच की चौड़ाई को, दूरी को। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने आज फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप विशेषता गुणांक समझ लो। विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? Q। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक Q एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है एक। तो Q जो होता है वो आपके पास, आप कह सकते हो कि ऊपर तो आपकी आ जाएगी अनुनादी आवर्ती। क्या आ जाएगी? अनुनादी आवर्ती। और नीचे आ जाएगी आपके पास बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई इंग्लिश में भी लिखता हूँ। ऊपर तो आपकी आ जाएगी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और नीचे आ जाएगी आपके पास बैंड विड्थ। यानी कि दोनों का रेशो जो होता है, ठीक है, दोनों का रेशो को अपने क्या बोल देते हैं? अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई के अनुपात को, जो आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और बैंड विड्थ के रेशियो को अपने यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे, जो कि एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आती है। तो अब यहाँ पर अगर अपनी इसकी वैल्यू देखें तो अनुनादी आवर्ती अपने FR से लिखते हैं। ठीक है, और बैंड चौड़ाई अपने डेल्टा F से लिखते हैं, या आप यहाँ पर कह सकते हो FR अपॉन में F2 माइनस F1 इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। समझ आई इतनी बात? तो ये अपने पास क्या है? इसकी वैल्यू है। तो ये तो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में वैल्यू है। यहाँ पर अपने जो वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, जो ये एक तो ये चीज़ आप समझ लो कि जो भी चीज़ें, यानी इससे पीछे वाली वीडियो में भी और इसमें भी जो चीज़ें अपने पढ़ रहे हैं वो एक LCR सर्किट के लिए अपने पढ़ रहे हैं, LCR परिपथ के लिए। LCR सर्किट ही चल रहा है अब तक, ठीक है ना? तो LCR सर्किट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी LCR सर्किट के लिए हैं। तो अपने को जो ये F है, चाहे डेल्टा F है, चाहे F1 है, चाहे F2 है, इन सब की वैल्यू, ये आपके पास Q है, इन सब की वैल्यू अपने को RLC इनकी फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी इनके फॉर्मूले में RLC
ये चीज़ें आएँ तो वो अपने अब क्या करने जा रही हैं, इनकी वैल्यू को निकालने जा रही हैं, एक डेरिवेशन करने जा रही हैं, दोनों की वैल्यू को अपने निकालेंगे। तो ये तो इनकी थी थ्योरी बच्चों, ठीक है। अब अपने इसका मैथमेटिकल पार्ट करने जा रहे हैं। समझ आई बात? तो एक बार इसको यानी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों, अपने मैथमेटिकल काम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका आज का टॉपिक है। तो देखो, कल अपने जब अर्ध शक्ति आवर्तियाँ या हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पढ़ा था, तो उसमें अपने ये रिजल्ट निकाला था कि करंट की वैल्यू क्या होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की उसका 1/√2 टाइम यानी 1/√2 गुणा होती है, तब अपने को क्या मिलती हैं, जो अपना सर्किट है उसमें हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं या अर्ध शक्ति आवर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, इस IRMS को मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, VRMS अपॉन में अंडरवुड XL माइनस XC स्क्वेयर और प्लस में R², और इधर वाले को देखो लिख रहा हूँ मैं VRMS और अपॉन में अंडरवुड 2 और इनटू में R। अब आप देखो कि यह चीज़ मैंने कैसे लिखी कि जो IRMS की वैल्यू है, IRMS यानी मैक्सिमम जो करंट होता है सर्किट में, मैक्सिमम करंट कब फ्लो हो रहा होता है, कल मैंने आपको बताया था अधिकतम जो धारा कब प्रवाहित हो रही होती है कि जब XL XC के बराबर होता है, तो उस टाइम जो उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है या प्रभावी इम्पीडेंस है, प्रतिघात अपने जिसको बोल देते हैं, वो R के बराबर होता है। तो वो VRMS अपॉन R के बराबर लिख दिया, वोल्टता बटा में प्रतिरोध, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इधर वाला तो कल अपने पढ़ा भी था, ये वाला VRMS अपॉन में R, और यहाँ इधर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये IRMS है किसी भी टाइम सर्किट में, ठीक है ना। ये तो एक स्पेशल कंडीशन होगी मैक्सिमम वाली, लेकिन ये IRMS करंट है कि सर्किट में किसी भी टाइम करंट की जो वैल्यू होती है वो अपने क्या बोल देते हैं, IRMS वैल्यू। तो वहाँ पर XL की वैल्यू भी होगी और XC की वैल्यू भी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर XC माइनस XL अपॉन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर जो कंडीशंस होती हैं उसमें XL माइनस XC ही लेते हैं ज़्यादा, यानी LCR जो सर्किट होते हैं वो इफेक्टिव तभी होते हैं जब उसमें XL ग्रेटर देन XC होता है। अब उसका क्या रीज़न है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको याद रख लेना, क्योंकि नीचे अपने इम्पीडेंस लिखते हैं और ये इम्पीडेंस ही होता है। वैसे मैं VRMS अपॉन में Z भी लिख सकता था, और Z की वैल्यू आपको ये यहाँ पर होती है। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो यहाँ पर अपने कैंसिल करते हैं, तो ये VRMS से इधर वाला VRMS कैंसिल हो जाता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XL माइनस XC का स्क्वेयर प्लस R² का अंडरवुड, और ये बन गया √2R। या रेसिप्रोकल ले लो, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब अपने बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, XL माइनस XC का स्क्वेयर और प्लस में R², और इधर भी स्क्वेयर करोगे तो ये 2R², √2 का 2 और R का R² आ जाएगा, ठीक है। अब इस R² को इधर ले जाओ, तो जो आपके पास बचा XL माइनस XC का स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास R², क्योंकि ये R² इधर चला गया, माइनस हो गया। तो अब अपने क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर या स्क्वायर रूट लेने पर, बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो देखो क्या बनेगा आपके पास XL माइनस XC। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी प्लस माइनस, सही चीज़ तो यही होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी। और XL और XC को अगर मैं फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिखूँ तो ये होती है ω_L और ये होती है 1/ωc इज़ इक्वल टू प्लस माइनस R। ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि इस ω_L और ω_C को अपने लिख सकते हैं 2πfL अपॉन में 1/2πfC इज़ इक्वल टू प्लस माइनस R, क्योंकि ओमेगा इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो साइड में कि ओमेगा जो होता है वो 2πf के इक्वल होता है, ठीक है, ये लिख दिया।
समझ आई बात। इतना डेरिवेशन एक बार देखो, हाफ डेरिवेशन ये यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं आया, फिर अपने इससे आगे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब देखो कि सबसे पहली बात, कई बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है कि सर आपने प्लस माइनस 2 क्यों लिए। 2 यहाँ पर इसलिए लिए क्योंकि अपने को 2 फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ। धारा का एक मान होने पर भी 2 मिलती हैं, करंट की एक वैल्यू होने पर भी 2 वैल्यूज़ अपने को किसकी मिलती है, अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ या हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज की। तो 2 वैल्यूज़ मिलती है, तो तभी अपने 2 वैल्यूज़ के लिए प्लस और माइनस आर की भी अपने 2 वैल्यूज़ यहाँ पर ली हुई हैं। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लिखते हैं 2 फ्रिक्वेंसीज के लिए कि F1 आवृत्ति हेतु और F2 आवृत्ति हेतु। इंग्लिश मीडियम के लिए फॉर फ्रिक्वेंसी F1 और इधर आ जाएगा फॉर फ्रिक्वेंसी F2। दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे इक्वेशन वो देखो, यहाँ तो आ जाएगा 2 पाई F1L माइनस 2 पाई नहीं, यहाँ पर 1/2 पाई F1 और यहाँ पर आ जाएगा C और इज़ इक्वल टू माइनस आर। और इधर अपने लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई F2 और L माइनस 1/2 पाई F2C और इज़ इक्वल टू R। या इसको आप क्या करो, मैं कहता हूँ कि इसको ओमेगा की फॉर्म में यहाँ पर पढ़ा रहने दो, फिर ज़्यादा आसानी रहेगी फॉर्मूले में। 2 पाई F में लास्ट में बदल लेंगे। तो इसको देखो, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर ओमेगा की फॉर्म में ही पढ़ा रहने दे। वैसे आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ओमेगा 1 यहाँ पर आप लिख सकते हो ओमेगा 1 और यहाँ पर चलो यहाँ तो F1 और F2 ही पढ़े रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C इज़ इक्वल टू माइनस आर और यहाँ पर ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इज़ इक्वल टू प्लस आर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसको वैसे क्यों नहीं किया। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा पड़ जाएगा। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने दो, 2 पाई F में लास्ट में बदल लेना बिल्कुल। ठीक है, तो ओमेगा की फॉर्म में रखा। अब एक के पहले माइनस आर लगा दिया, दूसरे के आगे आपने प्लस आर लगा दिया। तो ये यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इस चीज़ का। इसका कोई रीज़न नहीं है या और कि आपको ओमेगा 1 के लिए माइनस आर रखना पड़ेगा और ओमेगा 2 के लिए प्लस आर रखना पड़ेगा। इसको आप याद इस तरीके से रख सकते हो कि अगर आप ग्राफ में देखो कि जो फ्रिक्वेंसी वाला ग्राफ था उसमें F2 इधर आता है और F1 यहाँ पर आता होता है। तो यहाँ पर F2 की वैल्यू F1 से बड़ी होती है हमेशा। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए प्लस वाला और छोटी वैल्यू के लिए माइनस वाला। वैसे कोई रीज़न नहीं है इसका कोई, अगर आप कहो कि सर इसका वैसे रीज़न बताओ, फिजिकल भी क्या रीज़न है कि माइनस आर ऐसे लेते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ। जो रट्टा लगाने वाली चीज़ होती है वहाँ पर मैं आपको रट्टा लगाने के लिए बोलता भी हूँ। तो यहाँ आप रट्टा लगा लो, ये जो 1 वाला है उसके आगे माइनस आर और 2 वाले के आगे आपको प्लस आर लगाना पड़ेगा। समझ आई इतनी बात? इतनी बात समझ आ गई है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे कि ये जो 2 इक्वेशंस अपने पास आई हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड होगी। तो ये जो 2 इक्वेशन आ गई हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। तो सम करेंगे तो ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 1C माइनस 1/ओमेगा 2C। और जब इन राइट हैंड साइड वालों को प्लस करोगे तो माइनस आर प्लस आर। ठीक है, ये आ जाएगा जब दोनों को सम करेंगे। इसमें से L कॉमन आ रहा है तो L कॉमन ले लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और माइनस इसमें 1/C कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 1/ओमेगा 1 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1/C एलसीएम ले लो तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ ओमेगा 2 आ जाएगा, यहाँ ओमेगा 1, तो ऊपर बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ रहा है और यहाँ पर भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो दोनों में से आप ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लो।
तो अब देखो अंदर क्या बचेगा, जब यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाहर चला गया तो यहाँ बचा L, और यहाँ से जब आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाहर आ गया तो यहाँ देखो 1 में C और ओमेगा 1 ओमेगा 2, क्योंकि ऊपर वाला तो क्या चला गया, यहाँ बाहर ही आ गया, और इज़ इक्वल टू 0। अब इसको इसके अपॉन में भेज दो तो L माइनस 1/C ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू 0, या आपने कह सकते हैं कि L इज़ इक्वल टू वहाँ यहाँ पर C ओमेगा 1 ओमेगा 2, या अगर अपने इसको LC की वैल्यू यहाँ पर लिखे तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मल्टीप्लाई है वो 1/LC के इक्वल आ रहा है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। कुछ नहीं किया, दो इक्वेशन बना के दोनों का सम कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, इतनी बात पल्ले पड़ गई है। तो अब इससे आगे चलते हैं। मैं राइट हैंड साइड वाला यहाँ पर रफ़ कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 3 वाला वैसे ही पड़ा रहेगा, दूसरा साइड वाला मैं रफ़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, ऐड किया था, जोड़ा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस। अब आप कहोगे कि सर 1 में से 2 को क्यों नहीं माइनस किया, 2 में से 1 को ही क्यों किया माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्योंकि आपको पता है ये वाली फ्रिक्वेंसी इधर वाली बड़ी है, ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा 1 से बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो माइनस करो इसको, तो ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C, ये तो इक्वेशन सेकंड आ गई, और माइनस में फर्स्ट तो माइनस ओमेगा 1L, और प्लस में आ जाएगा, देखो इधर वाला ये तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, तो ओमेगा 1C इज़ इक्वल टू, उधर तो आ जाएगा R और ये माइनस में आ जाएगा माइनस का R, क्योंकि माइनस कर रहे हो आप दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वही चीज़ यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर प्लस में लेना चाहो या माइनस में लो तो माइनस 1/C कॉमन आ जाएगा, तो 1/ यहाँ पर प्लस में ले लो। चलो देखता हूँ मैं, 1 मिनट इसको कन्फर्म करता हूँ। प्लस में ली हुई है वैल्यू ये वाली, ठीक है। तो प्लस में लोगे तो ये ओमेगा 1, क्योंकि ये प्लस का ही है तो ये आ जाएगा, और माइनस में ओमेगा 2 आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं बनेगा, 2R बनेगा। यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, 2R बनेगा, क्योंकि माइनस R और माइनस प्लस R हो जाएगा, 2R यहाँ पर बन जाएगा। समझ आई बात। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और प्लस में 1/C, और यहाँ पर एलसीएम वही ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये ओमेगा 2। अब आप इसको उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते, ये माइनस में आप प्लस में चाहे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लिखो या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 लिखो, बात एक ही है। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों की वैल्यू 5 ही बनेगी। लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 ये -1 होता है और ये +1 हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू एक जैसी नहीं बनती। तो वही चीज़ अपने यहाँ पर लगी है कि यहाँ पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस का 1/C यहाँ पर रखना। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर प्लस का ही रखना है या माइनस का रखना है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर एलसीएम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ रहा है और यहाँ पर भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ बननी चाहिए, उस हिसाब से इसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल लगाना यहाँ पर भूल गया, एल प्लस 1/C ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू 2R। समझ आई बात। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से मान रखने पर। अब आप देखो कि समीकरण 3 या इक्वेशन 3 है, इससे वैल्यू पुट करनी है आपको, तो वो वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, अपने 3 से मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख दोगे, तो देखो ये बनेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और यहाँ ब्रैकेट में एल प्लस में 1/C और अपॉन में यहाँ पर 1/LC,
इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो c से c कैंसिल, l ऊपर चला जाएगा, तो ये बना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू में 2l इज इक्वल टू 2r। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया r अपॉन में l। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ इस लाइन को मिटो रहा हूँ, और इज इक्वल टू r अपॉन में l, या 2 पाई कॉमन लेके आप दोनों में से और यहाँ इसके नीचे भेज दो, तो ये f2 माइनस f1 इज इक्वल टू r अपॉन 2 पाई l। ये आपके पास क्या आ गया, बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले में देखो क्या है, r और l है और साथ में 2 पाई है। मैंने आपको l, c और r तीनों में से कोई भी कहा था यहाँ पर होना चाहिए, तो 2 पाई कॉमन लेके इसके नीचे चला गया, तो f2 माइनस f1 आपके पास क्या आ गया, r अपॉन 2 पाई है, जो कि इसका क्या है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा, काफ़ी लेंथी डेरिवेशन था। तो सबसे पहले आपको देखो इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको करनी है IRMS से। IRMS इज इक्वल टू IRMS मैक्सिमम अपॉन में √2, फिर I की वैल्यू V और R की फॉर्म में और V और Z की फॉर्म में, और V और Z की फॉर्म VRMS अपॉन में क्या बन जाएगा, √XL माइनस XC² प्लस में R², और उधर बन जाएगा VRMS अपॉन में R। वहाँ से आप स्टार्टिंग करते हो, फिर दो इक्वेशन बनती हैं, पहले दोनों इक्वेशन को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाती है, फिर दोनों को आप माइनस कर देते हो। अब ये वाली इक्वेशन अपने को ऐड इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर काम आनी थी, तो ये वैल्यू अपने को निकालनी पड़ी यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में आके अपने पास f2 माइनस f1 जो फ्रिक्वेंसी है वो r अपॉन 2 पाई l की इक्वल आ जाती है, जो कि आपके पास क्या है, बैंड विड्थ या बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है दोनों अर्ध शक्ति आवृत्तियों का, उसको अपने क्या बोल देते हैं, बैंड चौड़ाई बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लो इसको, फिर अपने विशेषता गुणांक, वो तो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, इसी से ही बनेगा वो फॉर्मूला, उसको करते हैं। इसको एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर देखो क्या होता है, अपने जानते हैं, ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में अपने पढ़ी थी। अब इसमें हम क्या कर रहा हूँ मैं, ये f2 माइनस f1 यानी इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें, तो इक्वेशन 4 से वैल्यू यहाँ पर इसकी पुट कर रहा हूँ, तो q इज़ इक्वल टू जो आपके पास बनेगा f अपॉन में यहाँ पर f0 अपॉन में 2r अपॉन 2 पाई l, ये बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 4 से मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट की है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा मैं, तो ये बनेगा 2 पाई f0 और अपॉन में l और इंटू में l और अपॉन में r, या क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर q इज़ इक्वल टू, देखो 2 पाई f0 बन गया, इसको अपने ओमेगा नोड l अपॉन में r भी बोल सकते हैं, और ओमेगा नोड l को अपने XL अपॉन में r भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओमेगा एल होता है, ये क्या है यहाँ पर हाफ पावर, सॉरी जो अनुनादी आवृत्ति है, जो आपके पास क्या होती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू तो वही रहेगी XL अपॉन में R। एक फार्मूला तो इसका ये बन जाता है, ये न्यूमेरिकल में काम आता है ये वाला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला मैं यहीं से ही बना रहा हूँ कि यहाँ पर Q इज़ इक्वल टू ओमेगा नोट। अब अपने को पता है कि जो ओमेगा नोड होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओमेगा नोड की वैल्यू जो होती है, क्योंकि जो ओमेगा नोड अपने पास होता है वो अपने अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 पाई रूट LC, XL इज इक्वल टू XC करके, और वहाँ से फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, इसकी ओमेगा नोड की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो जो आपके पास Q की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, 1/2 पाई रूट LC L अपॉन में R। ठीक है, तो इसको जब देखो सॉल्व करेंगे तो Q इज़ इक्वल टू 1/2 पाई R, ये तो बनेगा, और ये वाला अपॉन में आ जाएगा रूट LC और यहाँ पर L। तो देखो ये L की पावर 1 आ ऊपर और अपॉन में रूट L है, तो रूट L को अपने क्या लिख सकते हैं, L की पावर 1/2। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर L की पावर 1/2 बचेगी, मतलब ऊपर रूट बचेगा। तो इस रूट से ये L कैंसिल होके क्या बच जाएगा, यहाँ पर ऊपर अंडर रूट बच जाएगा। तो अपने इसको लिखते हैं 1/2 पाई R अंडर रूट में L अपॉन C। ये भी आपके पास क्या है,
क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, एक फार्मूला आपके पास ये वाला है। ये फार्मूला भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी, वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन क्या है उस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी। अब देखो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है क्वालिटी फैक्टर अपने को बताता है जो ग्राफ है आपका, ठीक है, कि अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे ये वाला आपने ग्राफ बनाया था किसी एलसी सर्किट के लिए, अब मान लो किसी दूसरा कोई सर्किट आपके पास एलसी सर्किट, उसके लिए जो ये वाला ग्राफ है आपके पास, ठीक है ना, जो ये वाला जो ग्राफ आ रहा है आपके पास वो कुछ ऐसे आ रहा है। अब कोई तीसरा सर्किट है, उसके लिए ये वाला जो ग्राफ है वो आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि इसमें जो अनुनादी आवृत्ति है, जो आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ये वाला हाईएस्ट वैल्यू ये सबसे ज़्यादा है, इसमें उससे कम हो रही है, इसमें उससे कम हो रही है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है अपने को, जिसको अपने विशेषता गुणांक बोल देते हैं, ये कह देते हैं कि ग्राफ की तीक्ष्णता का सूचकांक है, मतलब कि जो आपका ग्राफ है कितना तीखा है। इंग्लिश में इसको तीक्ष्णता को अपने बोल देंगे कि जो आपका जो ग्राफ है, आप देख लेना इसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को। तो उसको बोलते हैं शार्पनेस, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बुक में एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी कि जो विशेषता गुणांक है ये तीक्ष्णता का मापक है या शार्पनेस का मेज़र है ये, ठीक है। अब शार्पनेस क्या होती है कि जो आपका ग्राफ ऊपर कितना तीखा जा रहा है, मतलब जो ग्राफ ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, जिसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी, जो आपका ग्राफ किस किसके बीच था, ये IRMS और F फ्रिक्वेंसी के बीच का। तो इस ग्राफ में जिसकी तीक्ष्णता ज़्यादा होगी, तीक्ष्णता का मतलब यहाँ पर क्या है, शार्पनेस का मतलब जिसके लिए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, या जितना तीखा होगा ग्राफ ऊपर की तरफ शार्प होगा, तो उसके लिए जो Q की वैल्यू है वो ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी होगी, और मतलब Q की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा होगी। और जिसके लिए क्या है आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम है, उसके लिए आपके पास Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिसके लिए ज़्यादा, अनुनादी आवृत्ति जिसके लिए ज़्यादा, Q उसके लिए ज़्यादा, वो ग्राफ ज़्यादा तीखा जाएगा, शार्प जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर कम है तो वो ग्राफ उतना ज़्यादा का नहीं जाएगा। अब कारण इसका ये है कि देखो जो ग्राफ ज़्यादा तीखा जा रहा है, ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहा है, उसके लिए जो यहाँ पर हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज अर्ध शक्ति आवृत्तियों वाले पॉइंट है वो ज़्यादा नज़दीक होंगे, उनके बीच का गैप है ये वाली वैल्यू कम होगी, यहाँ पर लेस होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसे है, मान लो ऐसे इतनी चौड़ाई में जा रहा है, तो जो आपके पास ये वाला गैप है दोनों हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज के बीच का गैप, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो Q की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर है, वो अपने को बताता है कि अपना जो सर्किट है वो कितना ज़्यादा तीक्ष्ण। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये तो चलो मैथमेटिकल मीनिंग हो गया ग्राफ बना के, वैसे अपने डेली लाइफ में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे आप, एक तो चीज़ आपकी बुक में लास्ट में पैराग्राफ दे रखा है विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर के आगे, वो पैराग्राफ आप पढ़ना, उसमें आपको दे रखा है कि जो रेडियो वाले सिग्नल होते हैं, ज़्यादातर रेडियो जो होता है, रेडियो में LCR सर्किट यूज आता है, ठीक है ना, LCR सर्किट यूज होता है। और उसमें आप जब बटन घुमाते हो ना, जो रेडियो का जो बटन होता है, बटन घुमाने पर क्या होता है कि उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है और उसकी कैपेसिटेंस वेरिएबल होती है, मतलब उसकी धारिता को आप बदल सकते हो बटन को घुमा के, ठीक है। परिवर्तनीय धारिता का वो क्या होता है, संधारित्र होता है। तो जब आप धारिता बदल दोगे, तो जब आप धारिता बदलोगे, C की वैल्यू चेंज करोगे कैपेसिटेंस की, तो ओमेगा नोड चेंज होगा ना चेंज, ओमेगा नोड की वैल्यू, मतलब अनुनादी आवृत्ति चेंज हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो वो अनुनादी आवृत्ति जब चेंज हो गई आपके पास, तो मतलब क्वालिटी फैक्टर उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर चेंज हो गया, तो अब अब क्या होता है कि अपने जो चैनल चलाना चाहते हैं रेडियो पर भी जब अपने कोई स्टेशन चलाना चाहते हैं, तो जब उसको घुमाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ अपने को पूरी क्लियर वॉइस सुनने लग जाती है, तो वो पॉइंट ये वाला होता है। वहाँ पर जो अपने रेडियो, जो एक तो आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में अपने पास वेव्स आ रही होती हैं स्टेशन वाली, और रेडियो अपना क्या है, उनको मैक्सिमम कैच करने लग जाता है, मैक्सिमम कैच करके, और जो अपना सर्किट है उसमें करंट है वो मैक्सिमम फ्लो होने लग जाता है, मतलब कि अधिकतम धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और रेडियो में अपनी आवाज़ बिल्कुल सुनाई देने लग जाती है, बिल्कुल क्लियर आवाज़, ठीक है। तो वो आप क्या करते हो कि अलग अलग स्टेशन के लिए, जो अलग अलग रेडियो के स्टेशन है उसके लिए आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाली स्टेट ढूंढते हो,
बटन को चेंज कर करके। अब मान लो कोई चैनल आपके पास पहला चैनल है, उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और जब आप ये वाला चैनल यहाँ पर आ रहा है जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही हैं, तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर आएंगी, इनकी फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। आवृत्ति, इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति बराबर हो जाएगी आपके रेडियो वाले की और इसकी। तो इन वेव्स को ये मैक्सिमम कैच करेगा, अधिकतम इनको क्या करेगा, ये कैच करेगा रेडियो जो अपना होगा, ठीक है। तो अपने रेडियो में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, अनुनाद की अवस्था में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है और आवाज़ अपने को बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। तो इस टॉपिक पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने आपको ओनली एक उदाहरण दिया है जो आपकी बुक में था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो ये आपका आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और लगभग आधे घंटे की वीडियो बन गई है ये वाली, तो देख लेना आप इसको। और ये फॉर्मूले आपको क्लियरली इसमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो इसके न्यूमेरिकल है वो काफ़ी हैं। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने स्टार्ट कर दो, और जिन न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आती है सबसे पहले बुक के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल करो आप, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप ये करना, जो बच्चे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, कि आप न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करना, और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आते इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना कि सर ये न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आया। तो उन न्यूमेरिकल की मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस जो चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा यानी इसके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। 25-30 न्यूमेरिकल तो सॉल्व्ड हैं, बाकी अनसॉल्व्ड भी इसमें 15 का न्यूमेरिकल हैं मुझे लगता है। तो 40-45 न्यूमेरिकल जब एक चैप्टर में आ जाएँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है न्यूमेरिकल के लिए आज से भी, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। ये काम आप ज़रूर करना न्यूमेरिकल वाला। और बाकी मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, इससे बड़ा ही होगा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने का तरीका यही होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देखो अपनी कॉपी में, इसको 3-4 बार लिख के देख लो, करके देख लो, आपके आराम से याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।